आप आए थे क्या? बैठो। आते तो हो नहीं क्लास, बर्बाद नहीं, कहाँ घूमते हो? है? अरे मैं तो आ गया था, इधर था ही, मैं तो क्लास थी कल। ऐसा है क्या? किसने बोला? सही बता भाई, अगर नहीं बोला हो तो झूठ बोलते हो तो। कल मजे ले रहे तुम, कहीं गए? बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़े थे अपन? फर्नीचर का पढ़ लिया अपने? पढ़ना अपने को फर्नीचर का होता क्या, बताओ बताओ। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? हाँ, फर्नीचर का मतलब होता है मतलब किसी भी उर्वरक को या किसी भी पोषक तत्व को पानी को मिलाकर क्या करना, उसको छिड़काव करना होता है और फुलना। उर्वरक देने की विधि में पढ़ रहे हैं अपन। सो एग्री वैकेंसी कब तक आएगी? ये क्वेश्चन मत पूछना। वैकेंसी जब जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन आ जाएगी। जैसे आने वाली है, ऐसे बोल रहे हैं लोग, अब पहले से झूठ नहीं बोलते हैं ताकि आसान। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है क्या? बस तो फिर आपको टेंशन, आप पूरा पढ़ो, पढ़ यार, अभी टाइम लगेगा 2 4 5 महीने, लेकिन बहुत बढ़िया। ठीक है। और इस प्रकार से तैयारी, इस प्रकार का सिलेक्शन लेना ही है, तभी मामला सेट होगा। एग्रीकल्चर में खूब सारी वैकेंसी आ चुकी है भाई साहब, जिंदगी में सोचे नहीं थे कि इतनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन आ रहा है। तो बताओ, अपन बात करें पानी छिड़काव। पानी छिड़काव मतलब क्या होता है? पानी मिलाकर क्या करना। तो पानी छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता कितनी होती है? 2%, बताया मैंने आपको। और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होता है? 0.5%। अगर आप यूरिया का पानी छिड़काव करना चाहते हो तो लगभग सांद्रता कितनी होती है? 2%, लिखा दिया आपको। और किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व का अगर आप पानी छिड़काव करना है तो सांद्रता कितना लगता है? 0.5। इसका मतलब यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का पानी छिड़काव उपयुक्त माना जाता है या किया जाता है। नाइट्रोजन व सूक्ष्म पोषक तत्वों का पानी छिड़काव किया जाता है मुख्यतः। हालांकि किसी का भी कर सकते, मुख्यतः किसका कर सकता हो? नाइट्रोजन व सूक्ष्म। अब फॉस्फोरस का क्यों नहीं करते, पोटेशियम का क्यों नहीं करते? बताइए, आपको मालूम पौधों में क्या होता है वो आपको मालूम है। तो मुख्यतः किसका कर सकता हो? नाइट्रोजन का और सूक्ष्म पोषक तत्व। नाइट्रोजन का में, नाइट्रोजन में कौन सा होता है? यूरिया। यूरिया की सांद्रता कितनी होती है? 2%। और सूक्ष्म पोषक कितनी होती है? 0.5। दूसरी बात, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर आप पानी छिड़काव कर सकते हो। जैसे मान लो, अगर आप क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो मर्दा में करोगे तो मर्दा में एक समस्या होती है, क्या होती है बताओ? मर्दा में क्या होता है? न्यू स्टैंड है, नया स्टैंड भाई, 3 4 पुराना हो गया फिर तो। 3 4 दिन में जंग लग गई, तेरे जंग है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां पर इसको सही करो ना सर। अरे चल जा सिम सिम। अरे चल जा भाई। चलो ठीक, अपन चल जाएंगे इसके बस। ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, तो शुष्क खेती में जहां पर पानी कमी होती है, शुष्क खेती में जहां पर पानी कमी होती है, तो मर्दा में तो उर्वरक देंगे नहीं, क्योंकि मर्दा में उर्वरक देंगे क्या होता है भाई? मर्दा में तो ऑलरेडी पानी कम है, तो उसमें उर्वरक देते क्या रिएक्शन ही नहीं होगी, तो उसको पौधा नहीं ले पाएंगे, तो क्या होता है? खराब होगा। तो हमेशा इसको क्या दिया जाता है? पढ़ने छिड़काव हो गया। ये अपना कौन सा हो गया? पढ़ने छिड़काव। लिखो एक बार इसको। पढ़ने कौन सी विधि बताओ? 11वीं है? 17वीं लिखो इसमें। लिखो, पढ़ने छिड़काव के लिए नाइट्रोजन। देखो पढ़ने छिड़काव, देखो पढ़ने छिड़काव में लिखो ऐसे, पढ़ने छिड़काव में नाइट्रोजन, पढ़ने छिड़काव में नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का, नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है।
नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो इसमें, देखो पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर के लिए बताओ 2%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर लिखो 2%। क्या लिखोगे? 2%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर लिखो 2%। 2% है ना। लिखो पढ़ने छिड़काव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता, पढ़ने छिड़काव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता बराबर क्या लिखो? 0.5%। पढ़ने छिड़काव के लिए यूरिया की सांद्रता बराबर क्या लिखोगे? 0.5%। सूक्ष्म पोषक तत्व की, पढ़ने छिड़काव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की सांद्रता बराबर लिखो 0.5%। देखो नेक्स्ट, देखो शुष्क खेती में, शुष्क खेती में पढ़ने छिड़काव उपयोगी माना जाता है। शुष्क खेती में पढ़ने छिड़काव, शुष्क खेती में पढ़ने छिड़काव उपयोगी माना जाता है। शुष्क खेती में पढ़ने छिड़काव उपयोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। लिखो नेक्स्ट। अब देखो ये अपना कौन सा हो गया? पूरक। देने की विधि क्या होगी? खत्म। अब देखो आप, देखो हेडिंग डालो, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक, हेडिंग डालो सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक। देखो हेडिंग डालो, इसी में उर्वरक में चल रहा है सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक। भाई अपन पढ़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, ऐसे कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरक। अब देखो इधर देखो आप, एक होता है जिंक सल्फेट। कौन सा होता है? जिंक सल्फेट। दूसरा कौन सा होता है? जिंक सल्फेट। एक होता है इसमें जिंक ऑक्साइड। कौन सा होता है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। एक होता है जिंक चिलेट, बात करते हैं जिंक चिलेट, जिंक चिलेट। ठीक है। दूसरा कौन सा होता हो? जिंक चिलेट हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? फेरस सल्फेट। इसकी बात करते हैं फेरस सल्फेट। कौन सा हो गया? हाँ जिंक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। इसकी बात करते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है। एक होता है फेरिक सल्फेट। इसकी बात करते हैं फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। एक कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड। और क्या होगा? आयरन चिलेट। इसकी बात करते हैं आयरन चिलेट। आयरन कौन सा हो गया? चिलेट। ठीक है। और बताओ नेक्स्ट में क्या हो गया? पायराइट। इसकी बात करते हैं पायराइट हो गया। ठीक है। नंबर का है, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, कौन सा हो गया? 8। ठीक है। 9, 10। एक होता है बोरिक अम्ल। इसकी बात करते हैं बोरिक अम्ल। 11 हो गया बोरेक्स। इसकी बात करते हैं बोरेक्स। ठीक है। कौन सा हो गया? सोलूबर। इसकी बात करते हैं सोलूबर। एक कौन सा होता है? 13 बोरेट। इसकी बात करते हैं बोरेक्स, और बोल बोरेट। ठीक है। और 13 कौन सा बता? 14 कौन सा हो गया? अमोनियम। कौन सा हो गया? अमोनियम मोलिब्डेट, मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है। और 15 कौन सा बताओ? अमोनियम मोलिब्डेट के बाद कौन सा हो गया इसमें? हाँ कॉपर सल्फेट। इसका बात करते हैं कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है। और बताओ, हाँ एक और जिंक को पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे। अब इसमें तो H2 क्या होता है बताओ? H2। और ये कौन सा होता है? 7H2। इतना तो मालूम रहेगा। जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये तो मालूम है। लिखो दोनों को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट। और ये भी क्या होता है बताओ? जिंक सल्फेट। ये भी क्या होता बताओ? जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट। ठीक है। ये भी कौन सा हो गया? जिंक सल्फेट। ये भी कौन सा हो गया? जिंक सल्फेट। यहां पर बात करते, यहां पर कितना होता हो? कितना
कितना हो गया 35%। कौन सा हो गया इसमें 35, कई जगह इसमें क्या होता है 33 भी होता है। कितना होता है 33, क्या हो गया 33% हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता हो, कितना होगा रे 25%, क्या होगा 25। यहाँ पर जो होता है वो 17.7% क्या होगा, क्या होता है सल्फर, क्या होगा इसमें सल्फर। कई जगह इसमें 33 और क्या होता है 23, 33 और 23। सल्फर कितना होता है 17.7। जिंक ऑक्साइड में कितना होगा 77% क्या होगा इसमें जिंक, ठीक है। और इसमें क्या होता है जिंक की बात करते हैं, ये भी कौन सा बताओ जिंक की बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ जिंक चिलेट में कितना हो गया 12 से 14% क्या हो गया जिंक। पिछली बार 12 लिखा है था, लेकिन अगर आए तो क्या करना अपने को 14%, क्या करना अपने को, अगर रेंज में आए अगर 12 से 14 करना है, अगर अलग अलग आए तो क्या करना अपने को 14% करना है। फेरस सल्फेट इसको बात करते हैं, तो कौन सा होता है फेरस, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये होता है फेरिक सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्या होता है सल्फेट। फेरस सल्फेट को बताया Fe+2 क्या होता है बताओ, और फेरिक का मतलब क्या होता है Fe+3, क्या होता है Fe+2। Fe+2 क्या होता है, क्या होता है फेरस, और फेरिक का मतलब क्या होता है Fe+3। कौन सा हो गया Fe+3, Fe+2। अब देखो +2 मतलब क्या हो गया 19% क्या होगा इसमें आयरन, और इसमें कितना बताओ 23%, क्या होगा इसमें 23% क्या होगा आयरन, क्या हो गया इसमें आयरन। फेरस सल्फेट ऐसे रखो +3 मतलब 23, +3 मतलब क्या हो गया बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाएगा ना फेरस सल्फेट का, कि फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है 19, और फेरिक सल्फेट में कितनी होती है 23, ये आयरन हो गया। और याद रखना फेरस सल्फेट में 18.8% क्या पाया जाएगा सल्फर, क्या पाया जाएगा सल्फर। फेरस ऑक्साइड में कितना हो गया 78%, क्या होता हो 78% क्या होगा इसमें आयरन। और आयरन चिलेट में वही होता सेम होता, कितना होता 12 से 14%, लेकिन आज क्या करना पड़ेगा तो 14%, क्या पाया जाता है इसमें आयरन, क्या पाया जाता है आयरन, रखना है अपने को। नेक्स्ट कौन सा बताओ पायराइट, कितना होता है उसमें 20% क्या होगा इसमें, क्या होगा आयरन, तो इसमें आयरन। और लगभग 22 से कितना होगा 20 से 22 कितना होगा इसमें सल्फर, क्या पाया जाएगा इसमें सल्फर। 20 से 22% क्या होगा इसमें सल्फर की मात्रा हो, ठीक है। बोरिक अम्ल में कितना हो गया 17% क्या होगा इसमें बोरोन हो गया। बोरेक्स में कितना हो गया, कितना हो गया सोलुबर, बोरेक्स और बोरेट, हाँ बोरेक्स में कितना हो गया 11% क्या होगा बोरोन। सोलुबर में कितना हो गया 20% क्या होगा बोरोन। और बोरेट में कितना होगा बताओ, कितना होगा 14% क्या होगा इसमें बोरोन, ठीक है। अमोनियम मोलिब्डेट में होगा लगभग 52% क्या होगा इसमें मोलिब्डेनम, क्या होता है मोलिब्डेनम। और कॉपर सल्फेट में कितना जानते हो इसका होता है, क्या होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है कॉपर सल्फेट। इसमें कितना बताओ, इसमें होता है कितना, हाँ 21%, कितना हो गया 21% क्या होगा इसमें कॉपर। कई जगह 24% भी, कई जगह का है 24%। और 16 नंबर का कौन सा जिप्सम, इसकी बात करते हैं जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम में क्या होगा 18.4% क्या होगा सल्फर, और 29.2% क्या होगा इसमें कैल्शियम। और जिप्सम का सूत्र क्या होगा, जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र क्या होता है बहुत बार क्वेश्चन पूछता बताओ क्या होता है CaSO4 डॉट क्या डॉट 2s2, CaSO4 डॉट 2s2। अब आगे जिप्सम दो प्रकार का होता है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। एक बार लिखो इसको, मात्रा इसमें लिखो, इसमें है ये क्या है, ऐसे तो ना सुपरवाइजर बन जाओ, क्या सोच रहे थे आप।
लिख लिया? वो रग भी क्या हो गया? खत्म होने वाला है। वो रग भी क्या होने वाला है? खत्म। अब कौन सा पढ़ेंगे? तुम तो कभी नहीं बोलोगे लिख लिया। बैठे रहते आराम से लिख लिखा के। शांति मिली शांति। क्या सोच रही? सुपरवाइजर की डेट आ जाए, थोड़ी बहुत भड़क हो, तो क्या सोच रही? तो आप ही रहोगे क्या? 4 बैच बन जाए अभी तक। पिछली बार कितनी बैच थे? 14 बैच। सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर होते भाई साहब। है? सिलेक्शन देख लेना आया था, पिछली बार नहीं देखा था तुम? पिछली बार बढ़िया देखना, बहुत सिलेक्शन हुए हैं। आधे तो मतलब ऐसे होते हैं, मतलब लगभग ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो काफी हुए हैं। ऑनलाइन में देखना काफी सिलेक्शन है। टॉप रैंक अपनी यहीं से आई है। बढ़िया अच्छा, मतलब कभी भी है ना रिजल्ट देखो, लेकिन एक बार बच्चों को पूछो, उसको पूछना चाहिए। जो पढ़ के गए ना उनसे पूछा करो। अब तुम क्यों आए फिर? अगर बड़े मजे लेते हैं मजे। फिर तू यहाँ पर क्या फेल होने के लिए आया है क्या? है ना? अंकल उदयपुर में मन लगता है इसलिए आ गया। पायराइट। पायराइट में सल्फर, अच्छा। पायराइट में आयरन कितना हो गया था वो? अच्छा अच्छा अच्छा, सल्फर। अरे सल्फर कितना, इसमें सल्फर है ये। क्या इसमें? और ये क्या आयरन, सॉरी है ना। ये तो क्या सल्फर है, क्या है आयरन। पायराइट में सल्फर कितना हो गया? 20%। पायराइट कितना, आयरन कितना होगा? 20 से 22। बोरिक अम्ल में 17, बोरेक्स में 11, सोलुबर में 20, बोरेट में 14, अमोनियम मोलिब्डेट में 52, कॉपर सल्फेट में कितना हो गया? 21। क्लियर? क्लियर? क्या लिख रखा है? पायराइट हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, बोरेक्स हो गया, क्या लिख रखा है? बोरेक्स। ब्रोरेक्स नहीं हो, कौन सा है? बोरेक्स। सोलुबर हो गया, बोरेट हो गया, अमोनियम मोलेटर कौन सा हो गया? कॉपर सल्फेट। डन। नैनो डीएपी लिखा दिया ना आपको मैंने? नैनो डीएपी नहीं लिखा? नैनो डीएपी, नैनो यूरिया लिखा दिया आपको? नैनो डीएपी लिख लो उसके नीचे। 8% क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन। और 16% क्या होगा उसमें? P2O5। नैनो डीएपी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिख लो आप, क्या लिखो बताओ। नैनो डीप, नैनो डीप जैसे नैनो कार होती है ना, 8% क्या हो नाइट्रोजन हो गया और 16% क्या होगा इसमें P2O5। ये लिख लो तो याद करने के लिए क्या रहा, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया बराबर कितना होता है बताओ, 4% क्या होगा इसमें नाइट्रोजन। नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों आ चुके हैं। लिख लिया। अब देखो इधर कैसे, देखो याद करने का तरीका इसमें तो देखो, जिसमें ज्यादा H2 है उसमें क्या हो गया कम कम है, जिसमें ज्यादा H2 मतलब जिंक की मात्रा क्या है और जिसमें कम है उसमें क्या है ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रखो इसमें। तो जिंक सल्फेट में क्या क्या पाया जाएगा, जिंक और सल्फर, ये अपने खुद को दे रखा, बताओ क्या तो क्या है जिंक, दूसरा कौन सा हो गया सल्फर हो गया, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड में कितना होता है 78%। नॉर्मली पूछा जाता है जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा कितनी है तो बताओ, तो फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट है जिंक चिलेट में की बात करें कितना, तो 12 से 14। लेकिन आज क्या करना पड़ेगा, सब ज्यादा इन दोनों का ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछते हैं। एक तो फेरस सल्फेट, दूसरा कौन सा होता है फेरिक सल्फेट। फेरस आप जानते हो Fe+2 होता है, फेरिक क्या होता है Fe+3। तो फेरस सल्फेट में आयरन कितना होता है 19%, लेकिन फेरिक में कितना होता है 23। इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और अपने कैसे याद रखना, +3 फेरिक मतलब +3 होता है, इसलिए क्या हो गया 23, क्या हो गया 23। फेरिक में कितना होता है 23, फेरस में कितना होता है 19। फेरस ऑक्साइड में कितना होता है 78%, क्या होता है आयरन, फेरस ऑक्साइड क्या लिखेगा, फेरस है ऑक्साइड। और आयरन चिलेट में कितना होता है 12 से 14 आयरन होता है। और क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 14 करना है। पायराइट में क्या होगा 20% तो क्या है सल्फर, और 20 से 22% क्या होगा, 12 की बुक में बहुत रेंज में दे रखा है, 20 से 30 ऐसे रेंज में दे रखा है। दूसरी बात करते हैं बोरिक अम्ल में कितना होता है 17%, बोरेक्स में कितना हो गया 11, और सोलोबर में कितना हो गया 20%। नेक्स्ट हो गया बोरेट में कितना हो गया 14% हो गया। अमोनियम मोलिब्डेट में कितना होता है बताओ, कितना हो गया, अमोनियम मोलिब्डेट में कितना हो गया 52% क्या हो गया मोलिब्डेनम हो गया। और कॉपर सल्फेट में कितना हो गया 21% क्या हो गया कॉपर हो गया। और जिप्सम में मात्रा कितनी होता हो 18.4% क्या हो गया सल्फर, और 29.2% क्या हो गया कैल्शियम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है CH4 याद रखना, अगर जिप्सम का नाम आता है और कैल्शियम अगर सल्फर पूछो क्या करना पड़ेगा, 18.4 कितना हो गया 29.2, 18.4 और 29 क्या हो गया 2। अब सुनना कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ जाएगा जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है कितनी होती है 29, जिप्सम में सल्फर की मात्रा होती है, नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नैनो डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो बोरेट में बोरोन की मात्रा होती है, कितना हो गया 14%। ऐसे अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम की मात्रा होती है 52%। समझ में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे जैसे पूछते हैं वैसे पूछेंगे। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट यूएस का, इसके बात करें अपन जिप्सम का थोड़ा लफड़ा रहता है। जिप्सम में 23% भी दे रखा होता है, कितना होता है 23। जिप्सम का नाम ले, इसकी बात करें जिप्सम, तो जिप्सम का नाम आए तो क्या करोगे 29.2 तो क्या होगा, क्या करना है कैल्शियम। और 18.6 क्या है 18.4 क्या है सल्फर। अब देखो कैल्शियम में अक्सर ज्यादा है तो कैल्शियम हमेशा क्या होगा ज्यादा, Ca अक्सर ज्यादा है, और सल्फर में क्या है सिंगल है, कितना बताओ ऐसी है। हमेशा ये ध्यान रखना, अपने ये भी मालूम होता है 29 और 18 मालूम होता है, लेकिन ये मालूम सल्फर कौन सा और कैल्शियम कौन सा है। तो 29 मतलब Ca में अक्सर क्या है, इसलिए क्या होगा बताओ कैल्शियम भी क्या होगा ज्यादा, इसमें सल्फर क्या है सिंगल क्या होगा, इसमें सल्फर भी क्या होगा कम होगा इसमें। अब सुनना, इसमें जिप्सम में दो प्रकार का होता है, एक तो CaSO4.2H2, CaSO4.2H2, CaSO4.2H2 जिप्सम में एक तो ये होती है, और एक जिप्सम कौन सी होती है CaSO4 होती है, कौन सी होती है CaSO4। एक कौन सी होती है CaSO4.2H2 है, और दूसरा कौन सा हो गया CaSO4, कौन सा बताओ CaSO4। एक तो कौन सा बताओ CaSO4.2H2, दूसरा कौन सा हो गया CaSO4। दोनों होता है, दोनों दोनों क्या होता है जिप्सम होता है। अब देखो इसको करते हैं, जिप्सम में कितना बताओ 40, परमाणु भार कितना होता है 40, प्लस सल्फर कितना होता है 32, प्लस कितना होगा 8 दूनी 16, 16 तो कितना हो गया 66, कितना हो गया 64, प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, और 8 दूनी 16, और 16 दूनी कितना हो गया 32। मतलब परमाणु बाहर होते हैं, कैसे निकालते मुझे मालूम है समझ में नहीं आया, लेकिन बता रहा हूँ निकाल के आपको। हाँ हाँ, कितना हो गया 172, देखो 172 होगा कि नहीं हुआ,
अरे 172 को गुणा देखोगे, 172 हो गया ना, इसको काउंट करो आप। मुझे मालूम है आपका हाल क्या है, लेकिन इसलिए मैं डायरेक्टली लिखाऊंगा। लेकिन एक बार बता देता हूँ, कई सारे डेढ़ विचार होते हैं, सर नहीं बताया आपने। ठीक है, अगर अपने को कैल्शियम की मात्रा याद करनी, क्या करना अपने को, कैल्शियम प्रतिशत बराबर क्या होगा, 40/172 गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा 100। बताओ कितना होगा, कितना होगा, ऐसा बता दो आप, बता दो डायरेक्टली लिख दो आप तो। 40 भाग कितना होगा 172, कितना होगा 23.2, कितना होगा बताओ 23.2% क्या होगा कैल्शियम, क्या होगा कैल्शियम। और अगर मेरे को सल्फर याद करना, क्या करूंगा बताओ, सल्फर कितना है 32 भाग 172 गुणा 100, बता दो कितना होता है। सर ये आदत आज यहाँ थोड़ा ना होते, कितना होगा 18.6, 18.6 क्या हो गया सल्फर। एक बार समझा रहा हूँ देखने के बाद, यहाँ पर काउंट करो, देखिए वो क्या होगा 20 गुणा 40 भाग प्लस में क्या हो गया 32 प्लस 64, इतना ही हुआ ना। 136 भाग देखने के बाद 4 2 6 136, कितना हो जाएगा 136। अब मैं क्या करूं, कैल्शियम की मात्रा बराबर क्या बताओ, कैल्शियम निकालने कितना हो गया 40, टोटल कितना हो गया 136 गुणा 100, किसी में निकाल सकते हैं, ध्यान रखना 100 गुणा क्या हो जाएगा 100। अब बताओ कितना है रे, 40 भाग कितना होगा 136, कितना है बताओ लगभग 29.4, कितना होगा 29.4% क्या हो गया कैल्शियम। सल्फर कितना हो गया 32 भाग 136 गुणा 100, बताओ ना 32 भाग 136 कितना होगा 23.5% क्या होगा इसमें सल्फर, 23.5% क्या हो गया सल्फर। मुझे मालूम सब हवा बन रही है, हवा हवा हो रहा है आपका, इसलिए आप सुनना मेरे बताना। CaSO4.2H2 में कितना है बताओ है, कैल्शियम कितना है? अरे गेंडे मात्रा बुझ रहा हूं, कितना हो गया 23.2% क्या हो गया कैल्शियम हो गया। और बताओ कितना सल्फर, कितना है सल्फर, कितना है 18.6 क्या हो गया सल्फर। इसमें बताओ देखिए, और आपको याद होने वाला है क्या आपको, बताओ कैल्शियम कितना है 29.4% क्या होगा इसमें कैल्शियम। सल्फर कितना होता है 23.5 क्या हो गया 23.5% क्या होगा इसमें सल्फर। आ जाओ आप तो भगवान है, तो इसको छोड़ देना आप तो, संख्या इतनी तो हम पहले रट लेते तो हम यहाँ थोड़ा ना होते। अब सुनो, ये फॉर्मूले से आप किसी भी उर्वरक को फॉर्मूले से आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी मात्रा याद कर सकते हो। लेकिन अपने को मालूम है कि मात्रा एक ही याद कर लेंगे ना, इतना लफड़ा क्यों पड़ेगा। अगर इतना ही पाड़ते तो गुरुजी मामला उल्टा नहीं हो जाता बात। अब सुनो कि सर ये चार चार संख्या फिर मामला उल्टा ही बैठ रहा है। अगर नाम आए कि बताओ जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा तो क्या करोगे आप, और 18.4 क्या हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला आए CaSO4.2H2O के अनुसार कैल्शियम कितना होता है और सल्फर कितना होता है, अगर आए CaSO4 ओनली तो कैल्शियम कितना होता है और सल्फर कितना होता है। हो गया कल्याण सर, हो गया सिलेक्शन, हो गया आपका हमारा सिलेक्शन। एक बार दोबारा देखो आप, जिप्सम का नाम आए तो 29.2 क्या होता है, क्या करना है, और 18.6 क्या हो जाएगा है। मैं आपको जादू से याद करा दूं, जादू से याद कराऊं, नहीं कराऊं, नहीं बताऊं, कराओ जादू से याद, सारे याद हो जाएगा आपको, करो तो जादू से याद पक्का। चलो दो चीज याद रखो, हमेशा किसी में कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, इसमें जो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या है, सही बात है। जिप्सम का अगर नाम आए क्या करना 29.2 क्या हो गया कैल्शियम, 18.6 क्या 18.4 क्या हो गया। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम कितना होता है 29 और सल्फर कितना होता है 18, कैल्शियम कितना होता है और सल्फर कितना हो गया। अब बताओ इसका याद करो, आपको याद करो इसका, कर दो आप पक्का, बोलो छू मंतर, क्या बोलो, चलो ठीक है। अब देखो आप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए पूछे कि कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, अगर ऑप्शन में 29 है तो क्या करोगे आप, ने क्या करोगे आप, ने क्या करोगे आप 23, क्या करोगे आप 23। अगर ऑप्शन में 29 है तो 29 करोगे, वरना क्या करोगे 23। तो 23 किसके हिसाब से, इस हिसाब से आ गई। अगर ऑप्शन में सल्फर कितना है 18, 18 नहीं है तो क्या करोगे आप 23, क्या करोगे 23।
किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अब देख लो बढ़ गया फॉर्मूला, देखो आप 29.2 और 23 किसमें, मामला सेट। 18.4 और 23 किसमें, मामला सेट। बोलो अच्छे से मंत्र काम आया नहीं आया, आया कि नहीं आया। इससे एक बार देखो, कई तो आंख फाड़ के भी देख रहे गुरु जी क्या हो रहा है, मंत्र समझ में नहीं आया। अगर ऑप्शन में ऐसे है, मान लो कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी, क्या करोगे आप, 29.2, लेकिन आपको गायब हो गया, मालूम नहीं एग्जामिनर ने ये जिप्सम माना या ये जिप्सम माना। हो सकता है वो ये मान ले, हो सकता है वो ये मान ले, अपने कैसे मालूम चलेगा। तो अगर ऑप्शन में 29, तो अपने को मालूम था कि 29.2% क्या होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में 29 नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, इसका मतलब किस हिसाब से पूछा उसने, CSF.2H। अगर वो पूछे बताओ कि जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 18 अपने को याद थी, लेकिन 18 नहीं होती, क्या करोगे आप, इसका मतलब किसके हिसाब से पूछ रहा हूं, CSF4 के हिसाब से। इसके हिसाब से पूछ रहा हो, याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे याद हुआ कि नहीं हुआ भाई, एक बार देख लो आप, क्या बोलोगे बताओ, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29.2, सल्फर की मात्रा 29.2 आए तो क्या करोगे, 18.4 नहीं आए तो क्या करोगे, समझ में आया कि नहीं आया है, अगर अभी समझ में आया सुमंत्र कभी नहीं आएगा। अरे आया कि नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूं, अगर 29 नहीं आया तो क्या करना, कैल्शियम 18 नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार देख लेना इसको, थोड़ा बहुत देख ही लेंगे, हाँ भाई इतना हो सर, सही बात है कि नहीं, लिखो। हाँ दोबारा मैं भूल गया, थोड़ा सा मेरी गलती हो गई है, इनको लिख दिया मैंने, मिटा देता हूँ इनको, है ना, है सर ये आप है ना, इनको मिटाओ, जल्दी से मिटा दो बस। आप देखते भेजा घूम रहा था, ऐसे लग रहा था कहाँ जाओ और कहाँ नहीं जाओ, ये लिखो बस, सही बात है नहीं, अब सही है, अब शांति है सर, अब सिस्टमेटिक लग रहा है, और इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लिख दो, एक बार लिखो इसको, फिर आपने रफली अपनी अपने भाषा में लिखना, 23 है ना, उससे पेंसिल से समझ गए इसका मतलब क्या होता है, 29 नहीं हो तो क्या करोगे 23, 18 नहीं हो तो क्या करोगे, अलग अलग ही होता है, बताइए मात्रा दोनों जो अलग अलग है, बता दिए मैंने आपको। सर जी आज हम गलत क्लास में ऐड हो गए कि भाई साहब, कैसे गायब हो गए भाई साहब, गलत क्लास में कैसे गायब हो गए, अरे गलत क्लास में ऐड हो गए, क्यों हो गए भाई, ऐसे क्या गलती कर दी, लिख लिया आपने, समझ में आया नहीं है, 29 नहीं हो तो 23, 18 नहीं हो तो 23, ऐसे याद रखो, अपनी लैंग्वेज लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो आप, जो भी आपको समझना है, या फिर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। वैसे फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है, CSF4.2H2, एक्चुअल में देखा जाए तो जिप्सम में ये होना चाहिए, कैल्शियम कितना होता है 23, और सल्फर कितना होता है, आपको लगभग यही मिलेगा हर जगह, लेकिन ऑथेंटिक बुकों में क्या दे रखा है, 29.2 और 18.4 ये दे रखा है। चलो क्या इसको समझ गया, नहीं इसका मतलब क्या हो गया, और आया कि नहीं समझ में, कैल्शियम हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि CA में अक्सर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो, देखो उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, देखो हेडिंग लिखो, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, उर्वरक उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। अब सुनना इधर, सबसे पहले दक्षता का मतलब समझ गए ना आप, दक्षता का मतलब क्या होता है, उपयोग, क्या होता है उपयोग, जैसे मान लो एक तो 4 किलो, दो उर्वरक, एक तो 4 किलो, दोनों 4 किलो, है ना,
ये तो 3 किलोग्राम उत्पादन करता है, 2 किलोग्राम, दक्षता ज्यादा इसकी ए की हुई कि बी की हुई? क्या होगी? एक ही हुई। भाई 4 किलो उर्वरक दो मान लो, 4 किलो उर्वरक में पौधा 3 किलो एक को लेता है और एक को 2 किलोग्राम लेता है, उपयोग दक्षता ज्यादा किसकी? किसी जो 4 में से 3 ले रहा है, इसका मतलब उपयोग कितना आ रहा है? 100 किलो उर्वरक गए, उसमें से कितना उपयोग कर रहा है उसको बोलते हैं उर्वरक उपयोग दक्षता। अब उर्वरक उपयोग दक्षता को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या मृदा करेगी? क्या मृदा करेगी कि नहीं करेगी? मृदा का मतलब क्या होता है? अगर रेतीली मृदा होगा तो खरपतवार उर्वरकों का नुकसान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उर्वरकों का नुकसान भी क्या होगा? तो उर्वरक का नुकसान ज्यादा होगा तो मतलब उपयोग दक्षता क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब रेतीली मृदा में अधिक उर्वरक दक्षता होती है, काली मृदा में? किसमें बताओ? काली मृदा। क्योंकि रेतीली मृदा में तो वैसे नुकसान होगा, तो काली मृदा में क्या होती है? अच्छा माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं जलवायु, जलवायु करती है कि नहीं करती है? करती है। वैसा मैंने बोला अधिक तापमान के कारण वोलेटिलाइजेशन का नुकसान होता है, अधिक वर्षा के कारण जल भराव वाले क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान किससे होता है? डिनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग के रूप में होता है। तो भाई वो भी प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तीसरी बात करते हैं फसल, फसल भी करती है कि नहीं करती है? फसल भी करती है। कौन सी फसल है बात करती है? कौन सी फसल है, ये भी प्रभावित करता है भाई साहब। ठीक है। फसल या फसल चक्र, किस बात में? फसल या फसल चक्र प्रभावित करता है कि नहीं करता? जिसमें बोलो लगातार एक ही फसल लो मान लो, तो एक ही फसल लूंगा तो एक ही प्रकार का पोषक तत्व लेगी, तो उर्वरक उपयोग दक्षता क्या होगी? कम। अगर मैं लगातार इस्तेमाल दलहनी करूं, कभी तिलहनी करूं, कभी खाद्यान्न करूं, तो जो फसल होती है वो अलग अलग गहराई पे क्या करेगी? पोषक तत्व लेगा। जैसे मान लो जिसकी जड़ की गहराई यहाँ तक है तो यहाँ तक लेगा, अगले मौसम में यहाँ तक जड़ की गहराई है, अगले मौसम फिर यहाँ तक है, अगले मौसम यहाँ तक है। इसका मतलब क्या होगा? फसल को क्या होगा? जो उर्वरक ले रही है वहां से, जो पोषक तत्व ले रही है, उसकी क्या होगी? गहराई क्या होगी? अलग अलग होगी, तो आराम से पोषक तत्व भी क्या होगा? अलग अलग जगह से ले लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि दलहनी फसल को फसल चक्र में ऐड किया जाता है तो हमेशा उर्वरक उपयोग दक्षता क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। समझ में आ गया? नहीं बताओ आप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है, और एक और लाइन है बताओ, 4 4R का उपयोग करके, इसको बताओ 4R, इसका उपयोग करके 4R। कि सर 4R होता क्या है? इस बार करें अपन 4R। एक होता है राइट प्लेस, क्या होता है? राइट प्लेस। राइट क्या होता है? प्लेस। राइट टाइम, इसकी बात करते हैं राइट टाइम, क्या होता है? राइट टाइम। राइट सोर्स, क्या होता है? राइट सोर्स। ठीक है। और क्या होता है तो राइट क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है बताओ? राइट अमाउंट। देखो क्या क्या बताओ, राइट सोर्स, राइट टाइम और राइट अमाउंट। राइट प्लेस का मतलब होता है अगर उर्वरक को कहाँ उपयोग कर रहे हैं। मैंने बोला धान के खेत में उर्वरक का उपयोग कहाँ करना चाहिए? अपचयन क्षेत्र में। क्या करना चाहिए? सही बात है कि नहीं? दूसरा बताओ राइट टाइम का मतलब क्या होता है? सही समय पर। जैसे मैं बोलूं बताओ हमेशा दलहनी फसलों में स्टार्टर डोज के रूप में दिया जाता है। मैं बोलूं बताओ डीएपी उर्वरक को कब दिया जाता है? बेसल डोज के रूप में। सही समय दिया कि नहीं दिया? नेक्स्ट कौन सा हो गया? राइट सोर्स। बताओ धान की फसल में कौन सा उर्वरक उपयोग करते हैं? अमोनिकल। नाइट्रेट नहीं करते ना, तो मेरे को सोर्स का मालूम है कि क्या सोर्स उपयोग करना चाहिए, क्या स्रोत उपयोग करना चाहिए, और राइट अमाउंट क्या करेंगे? आपको मालूम है आवश्यकता से ज्यादा उर्वरक करोगे उपयोग तो ज्यादा जिस पोषक तत्व की ज्यादा होगी वहां पर नुकसान भी करेगा। जिसमें बोला मृदा में अधिक फॉस्फोरस होता है, उसकी कमी होती है, जिंक कॉपर और आयरन, बताया ना, जिंक कॉपर आयरन। तो अगर आप मान लो फॉस्फोरस डीएपी ज्यादा देते जाओगे तो क्या होगा बताओ? वह जिंक कॉपर आयरन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसका मतलब अपने को सोर्स भी अच्छा उपयोग करना चाहिए। बताओ क्या क्या है? राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट सोर्स और राइट अमाउंट। मतलब इन 4 का ध्यान रखा जाए तो हमेशा उर्वरक उपयोग दक्षता क्या होगी? सही आएगी। उर्वरक उपयोग दक्षता क्या आएगी? सही होगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होता है? एक तो नाइट्रोजन, क्या होता है? नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता। ठीक है। एक होता है नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता। ठीक है। एक होता है फॉस्फोरस उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता होती है। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? पोटेशियम उपयोग दक्षता, उपयोग दक्षता। और ये सूक्ष्म पोषक, इस बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व दक्षता क्या होती है? दक्षता। कौन कौन सा बताओ? नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, फॉस्फोरस उपयोग दक्षता, पोटेशियम उपयोग दक्षता। कौन सा हो गया? सूक्ष्म। ठीक है। अब सुनना, ये होता है अपलैंड, इसकी बात करते हैं अपलैंड। ठीक है। ये कौन सा होता है? लो लैंड। क्या होता है बताओ? लो लैंड। क्या बताऊंगा आपको दोनों? ठीक है। अपलैंड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको नहीं होता है? अपलैंड का मतलब क्या होता है? लो लैंड का मतलब होता है लैंड क्या है? नीचे।
पानी क्या है? ऊपर। लैंड क्या है? नीचे। पानी क्या है? ऊपर। तो धान की खेती, धान की खेती में पानी भर की खेती करते हैं ना। लैंड क्या होती है? नीचे। पानी क्या होता है? ऊपर। इसीलिए मतलब क्या हो गया? लो लैंड। अप लैंड में तो ऑटोमेटिक अप लैंड है, समझ में आएगा। लो लैंड का मतलब क्या हो गया? पानी नीचे नहीं, लैंड नीचे है, पानी क्या हो गया? लो लैंड। अपलैंड का मतलब क्या होगा? अपलैंड मतलब ऊपर लैंड है, अपन अपलैंड पे रहते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो अपलैंड और लो लैंड, अपलैंड और अब अपलैंड में बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 40 से 60। आ रहा हूँ गेंडे, आ रहा हूँ, टेंशन मत लेते। इसमें कितना? 20 से 40%, 20 से है 40%। फॉस्फोरस कितना होता है बताओ? 10 से 20% दक्षता होती है। और यहाँ पर कितना बताओ? 50 से 60%। कितना? 50 से 60। और इसकी कितनी बताओ? 2%। कितनी बताओ? 2%। कितनी होती है? 2%। कितनी होती है बताओ? 2%। तो बताओ नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता कितनी होती है? 20 से 40। किसमें? लो लैंड में। इसका मतलब धान के खेत में नाइट्रोजन का नुकसान अधिक होता है, लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन। इसका मतलब 100 किलोग्राम उर्वरक डालेंगे, कितना काम आएगा? ओनली। और अगर हम नॉर्मली अगर 100 किलोग्राम यूरिया करके ना 40 से 60, लेकिन 100 किलोग्राम डीएपी यूज करें, कितना काम आएगा? 10 से। फॉस्फोरस का तो मृदा में अचानक होता है, क्या होता है? इसलिए इसकी दक्षता क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और पोटेशियम कितनी? 50 से 60। और सूक्ष्म की कितनी होती है? कितना होता है? 2%। समझ में आ गया? बताओ नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तीन तो ऐसे पूछते हैं। फॉस्फोरस की उपयोग दक्षता होती है कितनी बताओ? 10 से 30%। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो गया जी, लो फटाफट फटाफट लिखो। देखो मृदा, देखो मृदा, प्रवर्धन कर लो मृदा। लिखो मृदा में, काली मृदा में उपयोग दक्षता अधिक मानी जाती है। देखो काली मृदा में उपयोग दक्षता अधिक तथा काली मृदा में उपयोग दक्षता अधिक तथा काली मृदा में उपयोग दक्षता अधिक तथा रेतीली मृदा में रेतीली मृदा में उपयोग रेतीली मृदा में उर्वरक उपयोग दक्षता कम होती है। तथा रेतीली मृदा में उर्वरक उपयोग दक्षता कम होती है। तथा रेतीली मृदा में उर्वरक उपयोग दक्षता कम होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता कम होती है। उर्वरक उपयोग दक्षता कम होती है। लिखो नेक्स्ट, जलवायु। जलवायु, जलवायु लिखा हो नहीं लिखा हो? जलवायु में लिख लो, क्या क्या बताओ? तापमान अधिक होने पर, लिखो तापमान अधिक होने पर, तापमान अधिक होने पर नाइट्रोजन का नुकसान, तापमान अधिक होने के कारण नाइट्रोजन का नुकसान वोलेटिलाइजेशन के रूप में होता है। लिखा रखा सब ये मैंने, वोलेटिलाइजेशन के रूप में होता है। ये मैंने सब समझा रखा पोषक तत्व में। तापमान के लिए बताओ, तापमान अधिक होने के कारण नाइट्रोजन का नुकसान वोलेटिलाइजेशन के रूप में होता है। वोलेटिलाइजेशन के रूप में होता है। देखो नेक्स्ट, जलमग्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान। देखो इसी में लिखो, जलमग्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान, जलमग्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान, जलमग्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान लीचिंग व नाइट्रोजन का नुकसान लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। ये सब चीज समझा रखी अपन ने, है ना। लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन, पहले बताओ लीचिंग व क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। समझा रखना अपने, डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। देखो नेक्स्ट, अब बताओ अगर तापमान अधिक होगा तो वोलेटाइजेशन के नुकसान तो क्या होगा? दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वैसे क्या होगा? इसमें कम हो जाएगी। इसलिए धान के खेत में क्या होती है? नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या होती है? कम क्यों होती है? क्योंकि जलमग्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होता है? लीचिंग व डीनाइट्रिफिकेशन। देखो थर्ड लिखो, फसल चक्र। थर्ड लिखो फसल चक्र, लिखो फसल चक्र। फसल चक्र में लिखो, लिखो दलहनी फसल फसल चक्र में होने से,
दलहनी फसल फसल चक्र में होने से, दलहनी फसल फसल चक्र में होने से, दलहनी फसल फसल चक्र में होने से उर्वरक उपयोग दक्षता अधिक होती है। 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 नेक्स्ट लिखो उसमें 4R का उपयोग करके, नेक्स्ट पॉइंट डालो, कौन सा आपने पांचवा है ना, चौथा लिखो 4R का उपयोग करके, हाँ चौथा लिखो उसमें 4R का उपयोग करके उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाना। 4R का उपयोग करके उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाना। 4R का उपयोग करके उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाना। अब लिख लो 4R का मतलब राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट अमाउंट, राइट सोर्स। लिख लिया? अब नोट डाल के लिखो। लिख लिया क्या नहीं लिखा? लिख लिया? राइट टाइम, राइट अमाउंट, राइट सोर्स और राइट प्लेस। लिया? अब लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिख लो सारी। एक 3 4 5 डाल लो। ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑनलाइन में, हमारे थोड़ा मालूम कितने स्टूडेंट है। खूब है। ऑफलाइन में जरूर है हमारे पास। कितने अपने 50 40 है? 80 कहाँ है? 80 है? रियली बोल रहे दादा, ऐसा ना होता। ऑफलाइन आना हो तो देख लो आप, यहाँ पर तो चिल कर रहे हैं सभी एसी में। सही बात है कि नहीं? और ना घर से आराम से पढ़ाई करो, ऑनलाइन अच्छी राबड़ी रोटी खाओ। सही बात है कि दोनों बढ़िया, मजे लो आप। बाबा आना चाहिए कहीं से आओ। क्लियर आपने? ले लिया? और देखो लो लैंड क्या होता है बता, लिखो लो लैंड और अपलैंड। लिखो लो लैंड। लो लैंड का मतलब क्या होता है बताओ? लो लैंड में लिखो उसमें लो लैंड। लो लैंड का मतलब लिखो, लिखो खेत में पानी भरकर खेती करना। खेत में पानी भरकर, खेत में पानी भरकर खेती करना। खेत में पानी भरकर खेती करना। खेत में पानी भर के खेती करना। ठीक है? जैसे धान, जैसे धान। लिखो अपलैंड। इस बात करो अपलैंड। अपलैंड क्या होता है बताओ? लिखो अपलैंड सामान्य खेत, लिखो सामान्य रूप से खेती करना। अपलैंड में लिखो सामान्य रूप से खेती करना।
अपलाइन में क्या लिखोगे, सामान्य रूप से खेती करना, जैसे गेहूं, समझ आ गया ना, वह अन्य फसल, जैसे गेहूं वह अन्य फसल, जैसे गेहूं वह अन्य फसल, जैसे गेहूं वह अन्य फसल, समझ में आ गया ना। अपलैंड का मतलब क्या होता है सामान्य, और लोलैंड का मतलब क्या होता है पानी भर के खेती करना। ओके डियर, मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा। अब क्या पढ़ेंगे बताओ नेक्स्ट, कल दिला देना जरूर। हाँ, ये पूछ रहा है कोई ऑनलाइन में कि सर ये प्लेट प्लेसमेंट नर्दा प्लस नाइट्रोजन तथा मर्दा का अनुपात दिखा दिया है, जबकि समझाया अलग था। सही है, अपने क्या लिखा है नाइट्रोजन प्लेस करोगे। अरे भाई ऐसे समझा दिया मैंने, पहले नाइट्रोजन तो पहले बोल दिया, तो कैसे बोल सकते हो आप नाइट्रोजन व मर्दा का अनुपात, मतलब अगर 1 किलोग्राम यूरिया लोगे आप तो 10 किलोग्राम क्या लो मर्दा, तो 10 से 15 किलोग्राम मर्दा ले सकते हो। आप पहले मर्दा को बोल सकते हो कि 10 से 15 अनुपात 1, ऐसे बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इसमें। तो इसमें यूरिया तथा, यूरिया मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा मर्दा को एक साथ मिलाकर उसको प्लेट बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, ऐसे मानो आप। तो इसका उल्टा सुल्टा कर सकते हो आप, एक अनुपात 10 से 15 हो सकता है, 10 से 15 1 भी हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन कितना होगा 1 होता है और मर्दा कितना होगा 10 से